हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द लाजवर्द का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट हमें दे रखा है पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति है। सेकेंड वाला है एक उपरतन जो अपने नीले रंग के लिए जाना जाता है। थर्ड वाला है प्राचीन सिक्कों में प्रयुक्त एक प्रकार का सोना। फोर्थ है अमेजन वर्षा वन में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का वृक्ष। हमें इसमें से बताना है कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी, एक उपरतन जो नीले रंग के लिए जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लाजवर्द एक रूपांतरित शेल और उपरतन है जो गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है तथा प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। इसका गाढ़ा नीला रंग लाजुराइट के कारण होता है जो सल्फर की मात्रा से प्रभावित होता है। कैल्साइट की उपस्थिति से इसका नीलापन कम होता है, जबकि पायराइट्स के कारण इसे एक स्वर्णिम चमक मिलती है। हालांकि यह रत्न चिली, रूस और अमेरिकी जैसे कई देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखसा प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ 6000 से अधिक वर्षों से इसका खनन किया जा सकता है। भारत में व्यापारी 1000 ईसा पूर्व बदखशा से लाजवर्द का आयात करते थे और लाजवर्द से अपने आभूषण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी स्थलों में पाए गए हैं। प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए करते थे, जबकि पुनर्जागरण काल के कलाकार चित्रकारी में उपयोग में लाए जाने हेतु इसे अल्ट्रामरीन रंग द्रव्य में परिवर्तित करते थे। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा IORA का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सेकेंड वाला IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद COM है, जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। थर्ड, हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु राज्य इस संघ की सदस्य के लिए पात्र है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जो हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद COM है, जिसकी वार्षिक बैठक होती है। हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु देश एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र है, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। न्यायिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। सेकेंड वाले, चाहे यह पहला स्थानांतरण हो या बाद का, न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है। थर्ड वाला, भारत के मुख्य न्यायाधीश स्थानांतरण प्रस्ताव शुरू करने और उनकी राय निर्णायक होती है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा है, कितने सही है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसमें हमारा केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। चाहे यह पहला स्थानांतरण हो या बाद का, न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए जो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। चाहे यह पहला या बाद का स्थानांतरण हो, न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI स्थानांतरण प्रस्ताव शुरू करते हैं और उनका राय निर्णायक होती है, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है जैव विविधता पर अभिसमय। सेकंड वाला वन सिद्धांतों पर वक्तव्य। थर्ड वाला एजेंडा 21। इसमें से जो हमारा पृथ्वी के शिखर सम्मेलन 1992 का हिस्सा थे, हमें इसमें से बताना है कौन कौन इसका हिस्सा थे। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे तीनों ही इसका हिस्सा थे। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है,
30 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। यह वैश्विक सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा और एक नया खाका तैयार करना था। सम्मेलन के परिणाम निम्नलिखित दस्तावेज थे: जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा अभिसमय, जैव विविधता पर अभिसमय, वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21। इसलिए तीनों जैव विविधता पर अभिसमय, वन सिद्धांतों पर वक्तव्य और हमारा जो एजेंडा है 21 पृथ्वी की जो शिखर सम्मेलन है हमारा 1992 का हिस्सा थे। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है हंगुल, सेकंड दे रखा है ब्रो एंटलर्स डियर, थर्ड दे रखा है अरब सागर हम्पबैक व्हेल, फोर्थ दे रखा है मालाबार सिवेट। हमें इसमें से बताना है जो हमारा IUCN रेड लिस्ट की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में उल्लेखित है। तो कौन कौन उल्लेखित है यहाँ पर? इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और फोर्थ जो है हमारा यहाँ पर उल्लेखित है, लेकिन जो हमारा सेकेंड और थर्ड है वो इसमें उल्लेखित नहीं है। भारत की समृद्ध जैव विविधता लगातार खतरे में है तथा कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। सूचीबद्ध प्रजातियों में से हंगुल फर्स्ट और मालाबार स्वेट फोर्थ को IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त CR के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ब्रो एटलर्स डियर जो है हमारा अरब सागर हम्पबैक व्हेल को संकटग्रस्त EN के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वन्यजीव आवास विकास घटक है अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम जो है प्रमुख कम ज्ञात दोनों प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जियरडॉन्स, कॉर्सर्स और हंगुल मालाबार स्वेट जैसी गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियां शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मोरन समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है इसे असम की एक मूल जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेकेंड वाला है मोरान नव वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और मोअमारिया संप्रदाय से संबंधित है। थर्ड वाला अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को असम सरकार द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र PR से प्रदान किया गया है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है, कितने या कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा क्या होगा? डी। इसमें हमारा कोई भी इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, इसमें सभी हमारे सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मोरन समुदाय इसे असम की एक मूल जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसकी एक छोटी आबादी अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। वे धर्म जिससे वैष्णव और मोअमारिया संप्रदाय से संबंधित है। श्री शंकर देव के शिष्य श्री अनिरुद्ध देव ने उन्हें असम में नव वैष्णववाद से परिचित कराया, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRC देने का निर्णय लिया, इसलिए हमारा जो थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। सेकंड वाला भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां स्थान प्राप्त कर लिया है, जो वर्ष 2024 में 126वें स्थान से बेहतर है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR 2025 जारी की, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। WHR 2025 की मुख्य विशेषताएं हैं सबसे खुशहाल देश फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। भारत की रैंकिंग क्या है? 118वीं 2025 में, वर्ष 2024 में 126वीं, अतः कथन जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फोटो असिस्टेड सौ चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है ये उपकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण सौ रिचार्जिंग तंत्र के साथ एकीकृत है। सेकेंड वाला अपूर्ण ऊर्जा भंडारण, अल्प प्रकाश पर निर्भरता तथा सीमित चार्ज प्रतिधारण के कारण इन उपकरणों को बाह्य चार्जिंग की आवश्यकता होती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फोटो असिस्टेड
सेल्फ चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों बैटरी है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण सौर रिचार्जिंग क्षमताओं के कारण एक एकीकृत करने पर आधारित है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। फोटो असिस्टेटेड बैटरियाँ ऐसी बैटरियाँ होती है जो सौर ऊर्जा को संग्रहण के साथ संयोजित करती है जिससे प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण और अवधारण संभव होता है, लेकिन अपूर्ण ऊर्जा संग्रहण अल्प प्रकाश का निर्भरता और सीमित चार्ज अवधारणा के कारण इन्हें बाह्य चार्जिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ग्रे हाउस और जो हमारा बंधुयोपाध्याय समिति वर्ष 2006 जो कभी कभी समाचारों में रहती है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट हमारा दे रखा है अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण, सेकेंड वाला खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण सुधार, थर्ड वाला आपराधिक न्याय सुधार और जांच प्रक्रिया, फोर्थ है वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान। हमें इसमें से बताना है कितने कौन इससे संबंधित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी, वामपंथी उग्रवाद आतंकवाद विरोधी अभियान है ये। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रे हाउंड्स एक विशेष माओवादी विरोधी बल है जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में आईपीएस अधिकारी के एस व्यास ने आंध्र प्रदेश में बढ़ते हुए माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए की थी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा और उपायों की सिफारिश करने के लिए जो हमारा बंधुयोपाध्याय समिति वर्ष 2006 का गठन किया गया था। इसने इन मुद्दों के समाधान के लिए भूमि अभिग्रहण और पुनर्वास के लिए जनजातीय अनुकूल नीतियों की सिफारिश की थी। इसलिए हमारा इसका आंसर डी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है वह सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। सेकंड वाला नौजवान भारत सभा की स्थापना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। थर्ड वाला उन्होंने सोहन सिंह जोश के साथ काम किया और कृति के संपादकीय बोर्ड में शामिल हुए। हमें इसमें से बताना है कौन का इसमें सबसे अच्छा वर्णन है। फर्स्ट हमें दे रखा है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड दे रखा है चंद्रशेखर आज़ाद, थर्ड दे रखा है भगत सिंह, फोर्थ दे रखा है बटुकेश्वर दत्त। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसका हमारा आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह से संबंधित है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भगत सिंह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथी चरण लाल बाल पाल और गांधीवादी चरण के बीच की संक्रमणकालीनी जो प्रणाली से संबंधित है। 1924 में वे सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा शुरू किए गए हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जहां वे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गए और क्रांतिकारी आदर्शों को अपना लिया। बाद में वर्ष 1925 में उन्होंने लाहौर में एक उग्रवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवा भारतीयों को संगठित करना था। वर्ष 1926 में वे सोहन सिंह जोश से जुड़े और कृति किसान पार्टी की प्रकाशन कृति के संपादकीय बोर्ड शामिल हो गए, जिससे समाजवादी आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और गहरी हो गई। समय के साथ वह हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और लाहौर षड्यंत्र केस जो 1929 और केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट वर्ष 1929 में अग्रणी भूमिका निभाई। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।